Good morning, students. It is lecture 5 of electrochemistry, chapter 3 for the class 12th CBSE English medium. Okay, we have discussed earlier electrochemical cell, Nernst equation, application of Nernst equation, and conductance, resistivity, conductivity, cell constant, molar conductivity, Kohlrausch law, and numericals regarding these topics. Now we have to learn about electrolytic cell. Electrolytic cell. What is electrolytic cell? Electrolytic cell converts. It is a device which converts electrical energy into chemical energy. Okay? इसमें हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स. ठीक है. अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हम केमिकल एनर्जी में, ठीक है, तो जनरली ये जो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें एनोड जो है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है. जबकि इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था उसमें एनोड कैसा था? नेगेटिव था. ठीक है. And we have two electrodes connected with battery. In a container. ठीक है. So it is like this. It's a battery. Clear? This is anode. दिस इज कैथोड. ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है और ये इलेक्ट्रोलाइट है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल. मान लीजिए आपने एक्सट्रैक्शन किया, कॉपर मेटल बना ली. अब कॉपर मेटल जो है वो कैसी है? इम्प्योर है. मान लीजिए कॉपर का आपके पास मेटल आ गई, वो आपने मेटल कोर से एक्सट्रैक्ट कर ली, वो इम्प्योर आ गई. अब इम्प्योर को आपको क्या करना है? रिफाइन करना है, प्योरीफाई करना है. तो हमेशा जो एनोड बनेगा वो किसका बनेगा? दैट इज ऑफ इम्प्योर मेटल. क्लियर? और कैथोड किसका बनेगा? कैथोड पर प्योर मेटल विल डिपॉजिट. यानी इम्प्योर मेटल यहाँ पर क्या होगी? इम्प्योर मेटल यहाँ पर डिसॉल्व होगी और प्योर मेटल यहाँ पर मिलेगी. ये प्लस ये माइनस. कैटायन कैथोड की ओर जाएंगे और एनायन एनोड की ओर जाएंगे. ओके. सो यहाँ पर रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल हो रही है. क्लियर? ठीक है. जैसे वी कैन अंडरस्टैंड लाइक क्या क्या रिएक्शंस होंगी. सबसे पहले आप देखो कॉपर सॉलिड. मान लीजिए आपके पास एक सेल है. For example, I am making a cell. That cell is like this. Cu plus 2 oblique Cu. It is solid. It is also solid. Clear? ठीक है. इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है. ये किस चीज को बना रहा है? एनोड को बना रहा है. तो CuS. ये क्या है? दोनों चीजें. ये इम्प्योर मेटल का बना हुआ है, एनोड है. तो एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन. ठीक है. इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. क्लियर? तो उसी जगह है कैथोड. कैथोड पर
क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। Cu+2, C2 कॉन्सेंट्रेशन के हैं, एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Cu solid. So both reaction, so the reaction is Cu+2, C2 equals to Cu+2 Cu1 plus Cus. So what will be E? E will be E naught cell minus 0.0591 n log. Concentration of solid is unity, so we will have C1 upon C2. Clear? So it will be E cell. And if, okay, so it is like this. Clear? If E naught is 0, if E naught cell is 0, then E cell will be 0.0591 upon n log C2 by C1. यदि ये 0 होगा तो E सेल की वैल्यू है माइनस में, माइनस इतना होगी, इस माइनस को मैं प्लस कैसे कर सकती हूँ, जस्ट रिवर्स कर देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जनरली ये रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल में काम में आते हैं, जिसमें एनोड हमेशा इम्प्योर का बना होगा, कैथोड हमेशा प्योर मेटल का बना होगा। एनोड डिसॉल्व होगा और कैथोड डिपॉजिट, कैथोड पर कोई भी प्योर मेटल डिपॉजिट होगी। क्लियर? So it is electrolytic cell. Okay. So when we do electrolysis, अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, तो इलेक्ट्रोलिसिस जिस कंटेनर में होती है, जिस कंटेनर में होती है उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। That container is known as voltmeter. Clear? Okay. Now come to the Faraday's law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis. ये जो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इसमें फैराडे ने कौन कौन से 2 लॉज दिए हैं। फर्स्ट लॉ है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट at electrode during electrolysis is directly proportional to the amount of electricity passed. ओके, ये क्या कह रहा है, ये लॉ ये कह रहा है कि जो आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, वी कैन से क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या मतलब है, ये कह रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट। हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस हमने जैसे ही बैटरी को कनेक्ट किया, करंट पास होगी, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, मान लीजिए W इज द सब्सटेंस विच इज गोइंग टू डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड, कैथोड पर जमा होगा, तो जो सब्सटेंस जमा हो रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, जो डिपॉजिट हो रहा है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वी कैन से चार्ज। इस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हम जितनी करंट पास करेंगे, जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की। यदि हम इलेक्ट्रिसिटी पास ज़्यादा कर रहे हैं, यानी हम ज़्यादा चार्ज पास कर रहे हैं, तो जो डिपॉजिट सब्सटेंस है वो भी ज़्यादा होगा। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, क्यू इज द चार्ज और द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोपोर्शनलिटी का निशान उठाया हमने, एक कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज जेड।
जेड क्या है, जेड जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल, जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, क्लियर। तो आप देखिए कि इफ Q इज 1 देन W इक्वल्स टू Z, यानी यदि जो चार्ज आप पास कर रहे हैं वो कितना है, 1 कूलम्ब है। इफ चार्ज इज 1 कूलम्ब देन डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ substance deposit या deposited amount of substance is directly proportional to the electrochemical equivalent के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। अब ये जो Q है, जो चार्ज है, ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है Q क्या होता है, I/T होता है। I इज एम्पियर, T इज, तो मैं वैल्यू पुट कर दूं Z/IT। T इन सेकेंड, T is time in second, time in second, I is ampere, ampere, Z आपको बता ही दिया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और W आपको पता ही है। तो W इक्वल्स टू, यानी कि टाइम यदि 1 सेकेंड है, 1 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं, देन डिपोजिट सब्सटेंस का जो अमाउंट होगा वो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ये यहाँ पर वो हमें बता रहा है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, नाउ कम टू दी फैराडेज सेकंड लॉ। व्हाट इज फैराडेज सेकंड लॉ? फैराडे सेकंड लॉ, ये तो फर्स्ट लॉ था। अब फैराडे का सेकंड लॉ है। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि इफ वी हैव अ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं। ठीक है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो ये एक इलेक्ट्रोलाइट, ये कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर हमने सब में इलेक्ट्रॉन्स लगा रखे हैं, सबको कनेक्ट कर रखा है आपस में। मतलब इफ वी हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स बट वी पास सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यदि हम करंट जो पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो पास कर रहे हैं, या चार्ज जो पास कर रहे हैं वो सेम है, तो क्या होगा, तो जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। तो क्या कहता है ये कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, mass of substance deposited, mass of substance deposited is directly proportional to the equivalent weight of that substance if same amount of electricity is passed in different electrolytes. ओके, क्या मतलब हुआ? दूसरा लॉ क्या कहता है? देखो, जो दूसरा लॉ कह रहा है वो क्या कह रहा है? दूसरा लॉ कह रहा है कि जो आपका, कि यदि हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं और उसमें इक्वल हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स
लिए हैं, आपस में अटैच कर दिया डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को। अब हमने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया, यानी सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हमारा Q जो है वो सेम है। Q का मतलब IT, यानी कितने टाइम के लिए और कितना एम्पियर करंट पास किया है, दैट इज फिक्स्ड। हमने ये सबके लिए सेम है, इसमें भी मैंने 10 मिनट के लिए पास किया, इसमें भी ठीक है, और 5-5 एम्पियर मान लो सब में पास किया है। तो इलेक्ट्रोलाइट भले डिफरेंट है बट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सेम, ठीक है। तो उस केस में वो क्या कहता है, उस केस में कहता है कि जो डिपॉजिट सब्सटेंस होगा ना, जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसका जो मास है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ गया? तो आप कह सकते हो M1 M2 इज इक्वल्स टू E1 E2, यानी वन सब्सटेंस का जो मास है वो वन सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी M is directly proportional to E, we can say, where what is E? It is equivalent weight। और equivalent weight कैसे निकालते हैं? और equivalent weight होता है molecular weight divided by number of electrons, molecular weight divided by valency, आप ऐसे कह रहे हो, valency, that is equivalent weight। क्लियर? तो इक्विवेलेंट वेट को आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब आप यहां तक समझ में आ गया, ये दोनों लॉज हैं, इन दोनों लॉज के न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हम करेंगे। अब आपको यहां पर ये समझने की जरूरत है कि 1 मोल और 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस 1 मोल सब्सटेंस दे रखा है या 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस मीन्स सब्सटेंस requires 1 coulomb charge, 1 coulomb charge। मतलब रिक्वायर्ड, मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि 1 मोल और 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस रिक्वायर्स 96500 कूलम चार्ज टू डिपोजिट, यानी हमें 1 मोल सब्सटेंस को डिपॉजिट करना है या 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस को डिपॉजिट होने के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है? 96500 कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट है टू डिपॉजिट, एंड दैट इज कॉल्ड 1 फैराडे, दैट इज कॉल्ड 1 फैराडे। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जो आपका जो चार्ज है, जो 1 फैराडे है, वो किसके बराबर है? जो आप 1 फैराडे यूज करेंगे दैट इज 96500 कूलम के, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम पर मोल। अब जब हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इसको आपको समझ में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ सिल्वर आयन इज गोइंग टू डिपॉजिट, डिपोजिशन कहाँ होगा? आपको बताया था कैथोड पर होगा, ठीक है। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक है। यानी सिल्वर आयन 1 मोल सिल्वर आयन को 1 मोल सिल्वर सॉलिड में, अरे ये कंटेनर है इसमें अपने सॉल्यूशन भर रखा है, ये 1 मोल ले रखा है, तो अभी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये क्या है? कैथोड है। कैथोड पर सब्सटेंस डिसॉल्व होगा ना, तो यहाँ पर जो कैथोड है इस पर जो सब्सटेंस
डिपॉजिट होगा 1 मोल सिल्वर को डिपॉजिट होने के लिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर? 1 मोल सिल्वर आयन से 1 मोल सिल्वर को डिपॉजिट होने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 1 मोल सिल्वर का मतलब कितना ग्राम है? वो ग्राम में भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। 108 ग्राम है। ठीक है, और 1 मोल का मतलब कितना है? एवोगैड्रो नंबर इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ये इसका चार्ज हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि 108 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट होने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 96500 कूलम भी आ जाएगा ये करंट जो है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि 108 ग्राम सिल्वर और 1 मोल सिल्वर नीड्स 1 फैराडे चार्ज फॉर डिपॉजिशन। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे कि 1 मोल सिल्वर को डिपॉजिट होने के लिए या 108 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट होने के लिए हमें कितना चार्ज चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख दूं एक रिएक्शन Ca+2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ca। तो यहाँ पर 2 मोल Ca को डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 2 की। समझ में आ रहा है? यहाँ Ca2 नहीं है, Ca तो 1 ही है, यानी यहाँ पर आपको 1 मोल Ca को डिपॉजिट होने के लिए कितने फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी? 2F की। समझ में आ गया? तो ये जो पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हमारा यहाँ पर लास्ट टॉपिक आता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्योंकि सीबीएसई के कोर्स में उसने इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा है, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा है तो इलेक्ट्रोलाइसिस किस में होगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होगा। तो अब आपको यहाँ पर शॉर्ट में देख लेना है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्लियर? देखिए जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर कितना प्रोडक्ट बनेगा? इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस थिंग्स। किस बात पर डिपेंड करता है? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है। रिड्यूसिंग स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 2 इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 3 इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड करता है। देखो जैसे यदि इलेक्ट्रोड कैसे है? इनर्ट है। यदि इलेक्ट्रोड कैसे है? इनर्ट है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोड इनर्ट क्या करते हैं? यदि इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो दे विल नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोड किस के हो सकते हैं? प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ये मेटल के हो सकते हैं, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें प्रोडक्ट किस बात पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोलाइट पर। यदि इलेक्ट्रोड कैसे है? एक्टिव है या रिएक्टिव है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उसमें वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो जो इलेक्ट्रोड है वो किस टाइप का है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीशीज आप कौन कौन से ले रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि आपका जो आप ऐसे देखिए जैसे CuCl2 एक इलेक्ट्रोलाइट है। इस CuCl2 का आप कहाँ कर रहे हैं? CuCl2 का एक एक्वा सॉल्यूशन है, इसको आप
एट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ CuCl2 एक्वस एट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो इस केस में आप देखो क्या होगा, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पर देखो अब ये टूटेगा, कैटायन क्या होगा, CuCl2 टूटेगा तो कैटायन कहाँ जाएगा, कैटायन विल गो टू कैथोड। तो अब आप देखो CuCl2 जब टूटेगा तो एक इसमें टूटेगा Cu+2 में और 2Cl माइन, कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा, एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। क्लियर, ठीक है, कैटायन कैथोड पर जाएगा, ये कैटायन है, ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पर। ठीक है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, Cl2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, और दूसरी जगह क्या होगा, Cu+2+2 ये रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा आपका, प्रोडक्ट बनेगा Cu और Cl2 गैस। क्लियर, प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, Cu बनेगा और Cl2 गैस बनेगी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कैटायन पर कौन जाएगा, ये जाएगा कैटायन पर और ये जाएगा एनायन जो है वो किस पर जाएगा, एनोड पर जाएगा, ये कैथोड पर जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि ठीक है, यदि हम इलेक्ट्रोड अलग लेते हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो समटाइम इलेक्ट्रोड भी रिएक्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया सेम इलेक्ट्रोलिसिस, ये हम क्या, ये हमने देखा है क्या क्वेश्चन था हमारा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuCl2 एक्वस एट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अभी सेम इलेक्ट्रोलिसिस है, अब की बार हम इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuCl2 एक्वस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड, हम कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हैं, तो अब आप देखो क्या होगा, Cu सॉलिड जो है वो Cu+2 में बदलेगा और Cu+2 इलेक्ट्रॉन, और Cu+2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड में बदल जाएगा। क्लियर, तो ऐसे में हमारे पास क्या होगा, तो ये रिएक्शन होगी। समझ में आ गया, ये क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड पर होगा, तो कैथोड पर हमें Cu कैसा मिलेगा, प्योर मिलेगा, और एनोड पर क्या होगा, एनोड पर आपका कॉपर सॉलिड कैसा है, इम्प्योर है। तो रिएक्शन इस तरीके से होगी। ठीक है, यदि मोल्टन NaCl दिया रखा है, मान लीजिए मोल्टन NaCl दे रखा है, तो देखो ये कैसे टूटेगा, Na आयन और Cl आयन। अब मैं आपको बता रही नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में भी जो भी आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ मोल्टन है, तो NaCl ये कैटायन, कैथोड पर हमें सोडियम मिलेगा, एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिलेगी, सिंपल। ठीक है, लेकिन यदि उसने आपको NaCl एक्वस दे रखा है, मान लीजिए उसने आपको NaCl एक्वस दे दिया, ठीक है, तो जब NaCl एक्वस देगा तो उस केस में देखो क्या होगा, ये वाला जो आपका केस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि मोल्टन होगा तो डायरेक्ट आयन बन जाएंगे, लेकिन यदि वो एक्वस सॉल्यूशन दे रहा है, तो अब आप देखो एक्वस का मतलब Na आयन भी है, Cl आयन भी है, वाटर आयन भी है, OH आयन भी है, 4 आयन हो गए। तो अब इन दोनों में भी कॉम्पिटिशन होगा और इन दोनों में भी कॉम्पिटिशन होगा। ये कैटायन है, ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये कैथोड पे जाएंगे और ये एनोड पे जाएंगे। अब इन दोनों में से एक पहुंचेगा और इन दोनों में से भी एक पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन किसका डिपोजिशन होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि डिपोजिशन किसका होगा, वो उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है आपको, वो किस पर डिपेंड करता है, उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि पोटेंशियल वैल्यू कैसी है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हायर होगा, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल deposition will be higher the quick will be the deposition, quick will be the deposition। तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा
उसका डिपोजिशन भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो NaCl एक्वस का जब हम करते हैं तो आप देखिए आपको क्या क्या मिलता है। कैथोड पर आपको मिलती है हाइड्रोजन गैस। क्लियर? ठीक है, कैथोड पर तो आपको मिलती है हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर कौन मिलता है? कैथोड पर मिलती है हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर कौन मिलता है? एनोड पर मिलता है Cl नेगेटिव, मतलब Cl2। एनोड पर मिलती है Cl2। ठीक है, मिलनी तो चाहिए थी क्या? H2O। मतलब ये जो NaCl, ये जो इसका प्रोडक्ट है ना, इसके क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो। इसका प्रोडक्ट बनेगा NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। यानी कैथोड पर तो हाइड्रोजन का पोटेंशियल, कैथोड पर हाइड्रोजन डिपॉजिट होता है, और एनोड पर डिपॉजिट तो किसको होना चाहिए था? O2 को डिपॉजिट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये रिएक्शन काइनेटिकली इतनी स्लो होती है कि हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और वहां पर कौन डिपॉजिट होता है? Cl2 डिपॉजिट होता है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा मतलब इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल तो देंगे रखने की कौन सा, और CPSE से बाहर तो पूछता ही नहीं, और पूछेगा तो इसी में से क्वेश्चन। क्लियर?